Hello students, welcome to Mission Career Classes. Hope all of you are well. Students, today we are going to start with chapter number 5 of 9th class, that is Fundamental Unit of Life. As the name says, Fundamental Unit of Life. तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, What is Fundamental Unit of Life? तो the answer is cell. सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। और फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल? फंडामेंटल मीन्स बेसिक और इम्पोर्टेंट वन फ्रॉम विच एवरीथिंग एल्स डेवलप्स, मतलब सबसे छोटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिससे कि बाकी सारी चीजें डेवलप होती है। तो द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल इज बेसिक और इम्पोर्टेंट from which everything else develops। ठीक है, फंडामेंटल का मतलब समझ में आ गया। तो नाउ हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं? सेल को बोलते हैं। सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सेल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? Cell is defined as structural and functional unit of all living organisms। इसमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इस डेफिनेशन के कीवर्ड्स है। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल मींस बिल्डिंग ब्लॉक्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम मकान बनाते हैं तो मकान के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम कौन करता है? ब्रिक्स करती है। ब्रिक्स की मदद से एक एक ब्रिक्स को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा मकान तैयार हो जाता है। ऐसे ही सेल्स को जोड़कर, एक एक सेल्स को हम जोड़कर किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। फंक्शनल यूनिट सेल को इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है। उसके अंदर बहुत से सेल ऑर्गेनिजम्स है जिसकी मदद से सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करने के कैपेबल होता है। तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए पर्टिकुलर सेल होता है। इसीलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। किसी सेल के बिना किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए उसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोला जाता है। ठीक है, ऐसे समझिए। सेल है, when group of cells combine together it forms tissue। when tissues combine together they will form organ। when organs combine together they form organ system। और इस ऑर्गन सिस्टम, जब बहुत से ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म का सबसे फर्स्ट पार्ट क्या था? सेल। सेल से शुरुआत होते होते किसकी कंस्ट्रक्शन होती है? ऑर्गेनिज्म की। इसीलिए सेल को हम बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है बेटा। अभी ये जो वर्ड सेल है ये कहां से आया? क्वेश्चन उठते हैं दिमाग में। तो द वर्ड सेल इज टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, लैटिन वर्ड सेलुला। सेल इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुला which means smallest room या फिर smallest structure। smallest structure is the structure with the union of which the body of an organism can be constructed। ठीक है, सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। the study of
सेल, ठीक है, इज टर्म्ड एज साइटोलॉजी। अब सेल के बारे में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सेल की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि सेल किसने डिस्कवर किया था, कहां से इसकी शुरुआत हुई थी, एक्सेट्रा। तो द सेल फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय मिस्टर रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665, ठीक है। हिस्ट्री, रॉबर्ट हुक 1665 में फर्स्ट discovered cell in dead cork slice with the help of a primitive microscope। देखो बेटा, सेल कब डिस्कवर हुआ था, 1665 में। उस टाइम पे हमारे पास आज के टाइम के हिसाब से, आज के टाइम पे हमारे पास एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स है, लेकिन उस टाइम पे हमारे पास ये एडवांस माइक्रोस्कोप्स नहीं होते थे। एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था जिसकी मदद से रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। उसके बाद मिस्टर एवी ल्यूवेनहुक इन द ईयर 1674 उन्होंने विद द हेल्प ऑफ अ एडवांस्ड माइक्रोस्कोप फर्स्ट डिस्कवर्ड लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर, ठीक है। एवी ल्यूवेनहुक discovered first living cell in pond water। स्टूडेंट्स, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि आपसे पूछे जाए हु डिस्कवर्ड सेल, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए हु डिस्कवर्ड सेल तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल तो आपका आंसर होगा एवी ल्यूवेनहुक, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन है और एग्जाम्स में 1 मार्क में इजीली पूछा जा सकता है दैट हु डिस्कवर्ड सेल, बहुत आराम से पूछते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या गया, हु डिस्कवर्ड सेल या हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन in 1831, अच्छा सॉरी आई फॉरगेट टू टेल यू, एवी ल्यूवेनहुक ने जो फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था ये 1674 में डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर न्यूक्लियस इन दी सेल। जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई वैसे वैसे ही सेल के अंदर की कंपोजिशन हमें पता चलती गई। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट टाइम हमें ये बताया कि देयर इज अ स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल व्हिच इज टर्म्ड एज न्यूक्लियस। देन इन द ईयर 1839 पुरकेंजी ने हमें ये बताया कि द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द सेल इज टर्म्ड एज इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। पुरकेंजी in 1839 gave the term protoplasm for the fluid part of the cell, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आए मिस्टर स्किल्डन इन द ईयर 1838 and Mr. Skivon 1839 who together proposed the cell theory and they told us that all cells, whether it is animal cells or plant cells, are composed, all organism, whether it is a plant or an animal, are composed of cells. And then Rudolf Virchow in the year 1855 further expanded the cell theory and they told us that all cells are arises from pre-existing cells, ठीक है। Skildon 1838 and Skivon 1839
composed the cell theory and states that all plants and animals are composed of cells. ठीक है, उसके बाद रुडोल्फ वर्शो 1855 further expanded cell theory and states that all cells arise from pre-existing cells. जैसे बड़ा सिंपल सा आता है ना, पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा, तो मिस्टर रुडोल्फ वर्शो ने ये बताया था कि मुर्गी से अंडा आया और अंडे से मुर्गी आई, लेकिन इस टाइम तक हमें ये नहीं पता चला था कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, वो हमें बाद में पता चला। वो हम एवोल्यूशन का चैप्टर जब करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो हमारी सेल थ्योरी के अंदर क्या क्या आ जाएगा? सेल थ्योरी, हमारी सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? फर्स्ट वन इज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ cells. सेकेंड पॉइंट क्या होगा? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. एंड थर्ड वन इज जो मिस्टर रुडोल्फ वर्शो ने बताया था कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. All cells arises from pre-existing cells. ठीक है, तो अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए डिफाइन सेल थ्योरी और स्टेट्स द मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी, तो ये आंसर में लिखना. ठीक है, चलो अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपकी बुक में दिया है वो दिया है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का. तो स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर एज द नेम सजेस्ट, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल एंड मल्टीसेलुलर मतलब काफी सारे सेल. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम कैसे डिफाइन करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि अगर सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म बना हुआ है तो इसकी ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन कैसे होंगे? तो उसका आंसर है विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल सेल. इसीलिए हमने बोला सेल इज अ सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट. एक सेल
सारे फंक्शंस के कैपेबल होता है। इसका एग्जांपल है अमीबा। अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और अमीबा सारे फंक्शन, फूड का इंटेक, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सारे फंक्शन परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ सिंगल सेल। और क्या है इसके एग्जांपल में? बैक्टीरिया, पैरामीशियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शंस। ठीक है, देन कम्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मल्टी मीन्स मैनी सेल्स। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ सेल्स combined together to form an organism। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एक्सेट्रा। ठीक है, एंड इसमें all the functions of organism are performed by different cells। ठीक है, आया समझ में? इसमें सारे फंक्शन एक सिंगल सेल परफॉर्म कर रहा है और इनमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सारे फंक्शन अलग अलग सेल, अलग अलग फंक्शन, अलग अलग सेल परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। जैसे ह्यूमन बॉडी में हैंड्स का अपना एक अलग काम है, ठीक है, हमारी आईज का अलग काम है, हमारे ईयर्स का अलग फंक्शन है, हमारे माउथ का, हमारी टंग का, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट का अलग अलग फंक्शन है। तो देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन ह्यूमन बीइंग्स। इसी तरीके से सेल्स में भी डिवीजन ऑफ लेबर होती है। सेल्स के अंदर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गई, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम्स हो गया। वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो सेल ऑर्गेनिज्म आगे देखेंगे। ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट आता है शेप, साइज ऑफ सेल। तो हर एक सेल की शेप अलग होती है, साइज अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शंस। फॉर एग्जांपल ह्यूमन के जो आरबीसी सेल्स है वैसे राउंड मिलेंगे आपको। ठीक है, वहीं जहां पे अगर आप नर्व सेल्स को देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, नर्व सेल। वहीं आप अगर स्मूथ मसल्स के सेल्स को देखोगे तो वो आपको थोड़ा सा इस तरीके से देखने को मिलेगा।
सिमिलरली जैसे सेल्स की शेप्स डिफर करती है वैसे ही सेल्स का साइज डिफर करता है। सेल बहुत माइन्यूट साइज के भी हो सकते हैं, माइक्रोमीटर में भी हो सकते हैं, और सेल बड़े साइज के भी हो सकते हैं जिन्हें हम इजीली नेक्ड आई से देख सकते हैं, सेंटीमीटर्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कर देती हूँ। साइज of cell varies from micrometer to centimeter। रेंज लीजिए आप 0.2 माइक्रोमीटर टू अप टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थोड़ा जीके इनहेंस की जाए। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट साइज का सेल देखने को मिला है वो कौन सा है? स्मॉलेस्ट साइज सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। इसका साइज है 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, कहीं पे 0.3 माइक्रोमीटर भी दिया हुआ है। ओके, इसके बाद जो लार्जेस्ट सेल पाया गया है, लार्जेस्ट सेल वो कौन सा है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। इतना बड़ा होता है, नेक्ड आई से आराम से दिख सकता है। एग ऑफ ऑस्ट्रिच, इसका साइज होता है अराउंड 18 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल बेटा सी, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट में डिफरेंस है। लार्जेस्ट मीन्स विड्थ में बड़ा एंड लॉन्गेस्ट मीन्स लंबाई में बड़ा। ठीक है, तो लार्जेस्ट सेल है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, विड्थ में इतना बड़ा होता है, एंड लॉन्गेस्ट सेल है आपका नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल की लंबाई कितनी होती है? अप टू 1 मीटर भी हो सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक, ओके, इसके बाद होता है लॉन्गेस्ट लिविंग सेल। लॉन्गेस्ट लिविंग सेल कौन से होते हैं? हमारे ब्रेन के सेल्स। जब तक ह्यूमन बीइंग जिंदा होता है तब तक उसका ब्रेन काम करता है। ब्रेन को काम करने के लिए सेल्स होते हैं, तो लॉन्गेस्ट लिविंग सेल्स कौन से होते हैं? ब्रेन सेल्स। ठीक है, ओके, ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर कितना होगा, साइज का होता है? आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स। जो आपके ब्लड के सेल्स होते हैं उनका साइज कितना होता है? 0.7 माइक्रोमीटर। ठीक है, आया आप लोगों को यहां तक समझ में? नोट डाउन कर लीजिए। अभी अगर आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाए स्मॉलेस्ट साइज सेल, लॉन्गेस्ट साइज सेल, लार्जेस्ट साइज सेल, तो आप लोग आंसर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सेल के टाइप्स। ठीक है, तो सेल को बेटा हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन
बीच में डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोटिक आर द प्रिमिटिव सेल्स एंड यूकैरियोटिक आर द एडवांस्ड सेल्स। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोटिक cells are the primitive cells। primitive मतलब जो सबसे पहले आए थे, and eukaryotic are advanced cell, are advanced cells। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है, बेटा ये सपोज आपका ये एक सेल है, ठीक है, अभी मैं रफली ड्रॉ करके समझा रही हूँ। इस सेल के अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, एक न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, आपको इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्लोरोप्लास्ट भी मिलेगा, गोल्जी बॉडीज मिलेगी। ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपकी गोल्जी बॉडीज है, राइबोसोम्स मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, जबकि यूकैरियोटिक सेल में इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। तो सेकेंड डिफरेंस क्या आ जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस, आपके न्यूक्लियस के ही अंदर एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, वो एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। ठीक है, इसमें न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। यहां पे आपको सिंगल क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, यहां पे मोर देन वन क्रोमोसोम। ठीक है, अब सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, गोल्जी बॉडीज होती है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है, मतलब इनके चारों तरफ एक और मेम्ब्रेन होती है जो इन्हें कवर करती है। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, membrane bound organelles are absent। ठीक है, और इसमें membrane bound organelles are present। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे डिवाइड करते हैं, अपनी प्रोजेनी कैसे आगे बढ़ाते हैं? ठीक है, तो दे डिवाइड बाय फिजन, बडिंग। ठीक है, whereas eukaryotic cells are divided by माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है,